कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एमसीक्यूज़ देने वाली हूँ। एमसीक्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाया है सीपीसी 1908 पे, सिविल प्रोसीजर कोड जिसको बोलते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एफबी एंड टेलीग्राम ऑल्सो इन द नेम ऑफ लॉ नोट्स एकेडमी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मिल ही रहा है, सामने दिख रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे अगर वीडियो देखिए अच्छे से, आपको सीपीसी के नोट्स दे रही हूँ। इससे आपने अगर सीपीसी अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आप बहुत इजीली इनके आंसर दे देंगे एमसीक्यूज़ के। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं पढ़ा तो आप देखते जाइए, साथ साथ पढ़ते जाइए, आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी, इससे आपको रिवाइज हो जाएंगे सारे सेक्शंस। तो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक्स ऑल्सो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ go and subscribe it and press the bell icon also. After watching the video, please do like and give your comments also. Thank you so much. Let's start now. Yes, we are starting from question number 1. This is Civil Procedure Code 1908. The question number 1 is, under the provision of Civil Procedure Code, plea of adverse possession is a defense available. किसको अवेलेबल होता है? इनके आंसर सामने ही है, बट आप मत देखिएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, उसका फोकस कीजिए एंड ऑप्शंस पे। ठीक है, इसका ऑप्शंस क्या है? प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन इज अ डिफेंस। किसको अवेलेबल होता है प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन का? ए ओनली टू प्लेंटिफ अगेंस्ट डिफेंडेंट, बी ओनली टू डिफेंडेंट अगेंस्ट प्लेंटिफ, सी बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, या डी ओनली टू मूवेबल प्रॉपर्टी। किसको होता है? द आंसर विल बी बी, ओनली टू डिफेंडेंट अगेंस्ट बी। द आंसर इज ओनली टू डिफेंडेंट, मतलब इट मीन्स द प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन का जो राइट होता है, जो प्रोविजन मिला है, दैट डिफेंस इज अवेलेबल टू डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इन सेकेंड अपील। रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का मीनिंग क्या होता है? एविडेंस को दोबारा से एप्रिसिएशन देना कोर्ट के अंदर, सेकेंड अपील में देना। क्या है वो? इज अ सब्जेक्ट टू रिव्यू है, इज परमिसिबल है, इज नॉट परमिसिबल, और इज एन एडमिटेड फैक्ट। दिस इज आंसर वुड बी सी, इट इज नॉट परमिसिबल। द रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इन सेकेंड अपील इज नॉट परमिसिबल। अंडरस्टैंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, sweeping change introduced by CPC Amendment Act 2002 is with the object to. इसका ऑब्जेक्ट क्या है? स्वीपिंग चेंज एक इंट्रोड्यूस किया गया है सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। तो इनके ऑप्शंस हैं, बताइएगा। गिव मोर पावर टू सिविल कोर्ट्स, टू रिड्यूस द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स, टू कट शॉर्ट डिले इन डिस्पोजल ऑफ सूट मीन्स स्पीडी ट्रायल, एंड डी इज मेकिंग प्रोविजन स्ट्रिंजेंट। तो व्हाट विल बी द ऑप्शन? What will be the answer of this question? The answer is C, cut short delay in disposal of suit. It means for the speedy trials, the object is the speedy trials to for the sweeping change which is introduced in CPC 2002 Amendment Act. Okay friends, moving on to next question number 4. Preliminary decree can be passed in a suit. Preliminary decree अगर सूट में पास की जाती है, what does it mean? It means A, option A for partition, B for partnership, C for possession and mesne profits, D all of the above. The answer is D, all of the above. Means कि ये जो प्रिलिमिनरी डिक्री जो पास की जाती है सूट में, वो किस लिए की जाती है? पार्टीशन के लिए भी की जाती है, पार्टनरशिप के लिए भी की जाती है, पोजेशन एंड मेसने प्रॉफिट्स के लिए भी की जाती है। इट मीन्स द आंसर वुड बी डी। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज, प्रिलिमिनरी डिक्री इज 1. प्रिलिमिनरी डिक्री कौन सी होती है? नंबर ए, ऑप्शन ए इज विच डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू सम और वन ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट बट डज नॉट फाइनली डिस्पोज ऑफ द सूट। मत मीन्स डिटरमाइन करती है राइट्स जो है पार्टी के, उनको विद रिगार्ड टू सम कुछ, या वन ऑफ द मैटर्स इन जो कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर कुछ मैटर्स होते हैं सूट में जो चल रहे होते हैं, बट डज नॉट फाइनली डिस्पोज ऑफ द सूट। प्रिलिमिनरी डिक्री जो होती है डिस्पोज ऑफ नहीं करती फाइनली। सेकंड, विच जो डिटरमाइन करती है राइट्स ऑफ पार्टीज को विद रिगार्ड टू सम कुछ मैटर्स जो कंट्रोवर्सी में है, लेकिन विच में हैव द इफेक्ट ऑफ फाइनल डिस्पोजल, जिसके ऊपर फाइनल इफेक्ट डिस्पोजल का भी इफेक्ट आ जाता है। या सी है बोथ ए एंड बी, या डी है नीदर ए और बी, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, या ये दोनों है। क्या आंसर होगा? द आंसर वुड बी ए।
ये डिटरमाइन करती है पार्टीज के राइट्स को। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है स्टार्टिंग की डिग्री, ये फाइनल डिस्पोजल की तरफ अभी नहीं जाती, मतलब फाइनल डिस्पोजल से पहले की डिग्री को प्रिलिमिनरी डिग्री बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ डिग्री बिकम्स फाइनल। डिग्री फाइनल कब बनती है? जब ये व्हेन इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, अगर कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देती है राइट्स ऑफ पार्टीज को, या बी व्हेन नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड अगेंस्ट द डिग्री, जब कोई अपील ही नहीं प्रेफर नहीं की जाती अगेंस्ट डिग्री के अगेंस्ट में, या सी बोथ ए एंड बी, दोनों आंसर होंगे, या डी नीदर ए और बी। भाई ए या बी में से कौन सा कोई भी नहीं होगा, तो बताइए इसका आंसर है सी, दोनों। अ डिग्री बिकम फाइनल, फाइनल कब बनती है? जब कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो जाते हैं राइट्स ऑफ, कंक्लूसिवली मतलब सारे राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर लिया जाता है पार्टीज के। एंड बी, ये भी है आंसर कि नो अपील लाइज, उसके बाद में कोई अपील प्रेफर नहीं की जाती उस अगेंस्ट, जो डिग्री कोर्ट से आ जाती है, कंक्लूसिव डिग्री आ गई, उसके अगेंस्ट में आप उसके बाद अपील में नहीं जा सकते, तो दैट इज द फाइनल डिग्री। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिग्री, इनमें से डिग्री कौन सी नहीं है? ए डिसमिसल इन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट से डिसमिसल हो गया, बी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए और नॉर बी। कौन सा आंसर होगा? द आंसर इज ए, डिसमिसल इन डिफॉल्ट। मतलब इन डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अगर कोई सूट जो डिसमिस कर दिया जाता है कोर्ट के थ्रू, मतलब आपने उसके लिए मालूम है रीजन क्या होते हैं, डिसमिसल क्यों किया जाता है? एक रीजन होता है कि आपने गलत कोर्ट में सूट फाइल कर दिया है, दूसरा उसकी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है मींस, या पेक्यूनरी उसके जो आपका केस की ज्यूरिसडिक्शन में जो पेक्यूनरी मैटर अगर जा रहा है तो वो उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, या आपने केस ही गलत फाइल किया, या आपका सूट इम्प्रॉपर है, या आपने इनकम्प्लीट किया है। ठीक है ना, ऐसे कोई भी रीजंस जो स्टार्टिंग में होते हैं जिनको देख के कोर्ट डिसमिस कर देता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पहले कहीं पे सूट चल रहा है, तो आप दोबारा से सेम वही पार्टी सेम वही सब्जेक्ट मैटर को लेके, तो आप जैसे रेस सब जुडिकाटा में होता है, ठीक है ना, दोबारा से आप दूसरे कोर्ट में फ्रेश सूट डाल देंगे। अभी आपका पहले कोर्ट में डिसीजन नहीं आया, आप दूसरे कोर्ट में डाल रहे हैं, तो दूसरे कोर्ट वाले देखेंगे कि ये केस तो ऑलरेडी चल रहा है उस किसी और कोर्ट के अंदर, तो वो डिसमिस कर देंगे। तो अगर ऐसे डिसमिसल हो जाता है सिंपली, तो दिस इज नॉट कॉल्ड द डिक्री, तो उसे डिक्री नहीं बोला जाता, दिस इज सिंपली अ डिसमिसल। ठीक है, आप फ्रेश सूट फिर से डाल सकते हैं, लेकिन जब आपका पहले सूट जो किसी और कोर्ट में चल रहा है, जब उसका फाइनल ऑर्डर आ जाए, फाइनल डिक्री जजमेंट आ जाएगी उसकी, और अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप दोबारा से फ्रेश सूट डाल सकते हैं कोर्ट के अंदर, अदरवाइज नहीं डाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्डर हैज बीन डिफाइंड एज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। ऑर्डर जो डिफाइन किया गया है, फॉर्मल एक्सप्रेशन किस चीज का होता है? ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री अंडर, जो कि डिक्री नहीं है, अंडर किसके अंडर डिक्री नहीं है? ऑप्शंस आर ए सेक्शन 2(1) ऑफ सीपीसी, सेक्शन बी सेक्शन 2(14) ऑफ सीपीसी, सेक्शन 2(9) ऑफ सीपीसी, या सेक्शन 2(16) ऑफ सीपीसी। इसका आंसर है बी, सेक्शन 2(14) ऑफ सीपीसी। अंडर ऑर्डर जो डिफाइन किया गया है एज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन का, फॉर्मल एक्सप्रेशन का जब ऑर्डर दिया जाता है तो वो सिविल कोर्ट में इट इज नॉट अ डिक्री, ये डिक्री नहीं होता। ये कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2(14) में दिया गया है, सब क्लॉज 14 में। ठीक है फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर जो होता है जिसको डिक्री मिलती है, हैज बीन डिफाइंड एज अ पर्सन इन हुज फेवर, जिसके फेवर में डिक्री हैज बीन पास की गई है। ठीक है, और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड अंडर, मतलब या फिर ऐसा ऑर्डर जिसके जो कि कैपेबल है एग्जीक्यूशन के, तो डिक्री जिसको मिली है तो वो कहाँ डिफाइन किया गया? अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 ऑफ सीपीसी, या सेक्शन 2 सब क्लॉज 16 ऑफ सीपीसी। द आंसर इज ए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में डिफाइन किया गया है डिक्री होल्डर कौन होता है। जैसे तो ठीक है, डिक्री होल्डर की भी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि डिक्री हु इज द डिक्री होल्डर, तो यू कैन डिफाइन एज पर द सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 ऑफ सीपीसी, डिक्री होल्डर इज द पर्सन इन हुज फेवर द डिक्री हैज बीन पास, जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है वो डिक्री होल्डर है, लेकिन जिसके अगेंस्ट में दूसरी पार्टी है उसके अगेंस्ट में हुई पास मतलब डिक्री, जैसे ए और बी हैं, ए जीत गया केस तो वो डिक्री उसके फेवर में पास हुई तो वो डिक्री होल्डर कहलाएगा, लेकिन बी जो केस हार गया, सूट हार गया, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में डिक्री गई तो उसको डिक्री डेटर बोलेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये होता है डिक्री होल्डर जिसके फेवर में गई, दूसरा होता है डिक्री डेटर जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बीच बीच में मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ इससे रिलेटेड।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर कौन होता है, क्या है? नीड नॉट टू बी अ पार्टी टू द सूट, उसको पार्टी बनने की जरूरत नहीं होती। द टर्म इज नॉट कन्फाइंड टू प्लेंटिफ, से कन्फाइंड नहीं है। बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड और नॉर बी। आंसर सी, बोथ ए एंड बी, नॉट टू बी, नीड नॉट टू बी पार्टी टू द सूट। जरूरी नहीं है डिक्री होल्डर जो है पार्टी ही हो सूट की। ऐसा भी होता है कई बार ए और बी में ऐसा कोई सूट फाइल कर दिया जाता है, जैसे पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेके है। ए कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कह रहा है ये मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब केस सारा चेक किया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो पता चलता है ये प्रॉपर्टी ना ए की है ना बी की है, ये प्रॉपर्टी तो सी की है। और सी इसके अंदर कोई सूट के अंदर पार्टी है ही नहीं। सी बोल ही नहीं रहा इसके बीच में कुछ भी, सी मतलब पार्टी है ही नहीं, और ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, तो जो डिक्री होल्डर इसमें होगा इसके अंदर वो सी माना जाएगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि ही नीड नॉट, ही मस्ट बी द पार्टी, और द टर्म्स इज नॉट कन्फाइंड टू प्लेंटिफ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। जरूरी नहीं है प्लेंटिफ हो या पार्टी हो, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही रीजन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सी है आंसर। सी, अगर कोई और पर्सन, थर्ड पर्सन जो अगर जिसके फेवर में डिक्री गई है, तो वो पार्टी भी नहीं है और वो प्लेंटिफ भी नहीं है इस केस में, ठीक है ना, लेकिन डिक्री किसी और के उसमें गई है, तो ये भी हो सकती हैं ऑप्शंस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज फॉरेन कोर्ट अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 ऑफ सीपीसी मीन्स। फॉरेन कोर्ट का क्या मीनिंग है? अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, बी a court situated outside India and not established under the authority of Government of India, C a court situated in India applying foreign law, or D all of the above. Answer is B, a court situated outside India and not established under the authority of Government of India. इसीलिए उसको फॉरेन कोर्ट बोला जाता है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जजमेंट अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 मीन्स। जजमेंट का क्या मीनिंग होता है? 2 क्लॉज 9 में जो दिया है, अ डिक्री, डिसमिसल, बी डिसमिसल ऑफ एन अपील समरली, सी स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री, या डी ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज सी, जो जजमेंट होता है उसमें स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री की सारी स्टेटमेंट्स होती हैं और सारी ग्राउंड्स दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 13, legal representative under section 2 sub clause 11 of CPC means a person who is a legal representative। कौन होता है? A relative of parties to the suit, B co-sharer of the benefits assuming to the parties to the suit, C who is in law represents the estate of the deceased, या D all of the above। आंसर इज C। कौन होगा? रिलेटिव तो नहीं होगा ना, सिर्फ रिलेटिव जो होता है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन जाता। को शेयरर ऑफ बेनिफिट, जो कोई बेनिफिट का को शेयरर है, जैसे पार्टनर हो गया, या पार्टनर हो गया किसी चीज में, या हस्बैंड वाइफ है, तो वो भी को शेयरर हो सकते हैं। एज्यूमिंग टू द पार्टीज टू द सूट, पार्टीज जो है सूट के अंदर जरूरी नहीं वो हो। हु इज इन लॉ, लॉ के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड, मतलब जो इंसान मर गया है, डिसीज्ड मतलब जो इंसान मर गया है, उसका लॉ के अकॉर्डिंग उसकी एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वही उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। लॉ के अकॉर्डिंग जो बनेगा वही उसका रिप्रेजेंटेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ए डाइज लिविंग बिहाइंड अ सन एक्स, मतलब ए मर गया, पीछे उसका बेटा एक्स रह गया, एंड अ मैरिड डॉटर वाई, और एक मैरिड डॉटर है, बेटी है वाई। तो क्या होता है? ए सूट फाइल्ड बाय ए ने एक सूट फाइल किया था मरने से पहले, आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद में, कैन बी कंटिन्यूड बाय, कौन कंटिन्यू करेगा उसको, ठीक है, ये मीनिंग है क्वेश्चन का। तो इसकी ऑप्शन है ए एक्स करेगा सिर्फ अलॉन लीगल एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या वाई करेगा अलॉन, बेटा करेगा या बेटी करेगी अलॉन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या सी दोनों करेंगे और वाई का हस्बैंड भी करेगा एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या डी एक्स और वाई दोनों करेंगे एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो आंसर इज डी, क्योंकि अब बेटा बेटी दोनों इक्वल माने जाते हैं, प्रॉपर सेम राइट्स हैं बेटी के भी प्रॉपर्टी के अंदर, इसलिए एक्स और वाई दोनों के दोनों उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे, सिर्फ क्योंकि एक्स और वाई ही रहते हैं। हस्बैंड जो है वाई का, मतलब बेटी का हस्बैंड जो है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाएगा इसमें, फादर इन लॉ का, ठीक है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जजमेंट कंटेन्स, अ जजमेंट के अंदर क्या होता है? ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस होता है, या बी द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होते हैं, या सी द डिसीजन ऑन द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द रीजन देयर ऑफ होता है, या ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका? डी। जजमेंट के अंदर एक कंसाइन स्टेटमेंट भी होती है, पूरी की पूरी केस के बारे में स्टेटमेंट भी दी जाती है कोर्ट के द्वारा,
जो पॉइंट्स होते हैं डिटर्मिनेशन के वो भी कोर्ट बताता है जज, और द डिसीजन जो होता है पॉइंट्स के ऊपर जो लिया जाता है डिटर्मिनेशन करने के बाद और सारे रीजंस देखने के बाद जो डिसीजन दिया जाता है वो सारी चीजें मिला के एक जजमेंट बनाई जाती है जज के द्वारा कोर्ट में, ठीक है, तो उसको जजमेंट बोला जाता है। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इनमें से कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? ए अ ट्रेसपासर, बी एन इंटरमेडलर, सी अ क्रेडिटर, डी बोथ ए एंड बी। आंसर है डी, ये दोनों, ए ट्रेसपासर, और ट्रेसपासर कौन होता है? जो जबरदस्ती किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है, ठीक है, और बी एन इंटरमेडलर जो इंटरमीडिएटर जैसा होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। एक क्रेडिटर हो सकता है, लेकिन हमने पूछा है कौन नहीं है, तो इसमें ए और बी दोनों नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी है इसका आंसर। तो हाँ जी, मेरे मुंह से गलत निकल गया, बी जो है इंटरमेडलर हो सकता है, क्रेडिटर नहीं हो सकता। मैं वही कहूँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्रेडिटर कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्रेडिटर नहीं है इसके अंदर, ए एंड सी है, तो इसलिए आंसर डी आएगा, बोथ ए एंड सी। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, मैसने प्रॉफिट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 212 मीन्स। मैसने प्रॉफिट का क्या मीनिंग है जो सेक्शन 212 में डिफाइन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी ऑप्शंस बताती हूँ। वो प्रॉफिट्स, दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल, जो रॉन्गफुल पोजेशन से लिए जाते हैं किसी पर्सन के द्वारा इन सच प्रॉपर्टी के अंदर, एंड एक्चुअली रिसीव्ड और माइट हैव रिसीव्ड टुगेदर विद इंटरेस्ट, मतलब जिसने एक्चुअली रिसीव किया है या विद इंटरेस्ट भी रिसीव कर लिया हो, ठीक है। मतलब मैसने प्रॉफिट कौन से होते हैं इसके अंदर? ए ऑप्शन बताई मैंने आपको, जो प्रॉपर्टी की कोई बंदा, कोई पर्सन किसी की और की प्रॉपर्टी की रॉन्गफुल पोजेशन ले लेता है, मतलब गलती से कब्जा करके बैठा हुआ है और उसके सारे प्रॉफिट्स ले रहा है, गलती से या जानबूझ के कब्जा करके बैठा है। दूसरा, वो प्रॉफिट जो कि पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन में है, मतलब किसी ने किसी की प्रॉपर्टी में कब्जा कर रखा है, एक्चुअली रिसीव कर रहा है प्रॉफिट्स के साथ में, या ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय सच पर्सन, और जो कि उस पर्सन ने उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स भी की हैं, मतलब प्रॉपर्टी को कुछ रेनोवेशन करवा दिया, उस पर कुछ खर्चा कर दिया, ठीक है। ये या तो ये होगा, या सी है वो प्रॉफिट्स जो कि पर्सन जो रॉन्गफुल पोजेशन में है, जिसने रॉन्गफुल पोजेशन प्रॉपर्टी का कर रखा है, एक्चुअली रिसीव्ड और माइट हैव रिसीव्ड बट विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट, ठीक है। तो रिसीव तो कर रहा है प्रॉफिट, लेकिन बिना किसी इंटरेस्ट के कर रहा है, एक इंटरेस्ट से कर रहा है, एक बिना इंटरेस्ट के कर रहा है, एक बी वाला जो था वो उस पर कुछ इंप्रूवमेंट करके इंटरेस्ट प्रॉफिट्स गेन कर रहा है, और फोर्थ है दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड, वो पर्सन जो सिर्फ प्रॉफिट एक्चुअली जो मिल रहे हैं वो प्रॉफिट रिसीव कर रहा है रॉन्गफुल पोजेशन लेके पर्सन की किसी प्रॉपर्टी पे। तो इसका आंसर ए है इसका आंसर, ठीक है। ऐसा पर्सन जिसने किसी और की प्रॉपर्टी पे जानबूझ के कब्जा कर रखा हुआ है, एक्चुअली वो रिसीव कर रहा है और माइट हैव, उसने रिसीव कर रहा है या फिर रिसीव करेगा टुगेदर विद इंटरेस्ट के साथ में, तो उसको मैसने प्रॉफिट कहा जाता है। मैसने प्रॉफिट की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, लर्न जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेन जजमेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(6) ऑफ सीपीसी मीन। फॉरेन जजमेंट कौन सी होती है? जजमेंट जो कि इंडियन कोर्ट के द्वारा दी जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेनर्स के लिए दी जाती है, या बी जजमेंट जो कि गिवन बाय फॉरेन कोर्ट के द्वारा दी गई है सिर्फ, या बोथ ए एंड बी, या नीदर ए और बी, या दोनों में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, जो जजमेंट गिवन बाय अ फॉरेन कोर्ट, जो जजमेंट फॉरेन कोर्ट के द्वारा दी जाती है वो फॉरेन जजमेंट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 इज हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक ऑफिसर। इनमें से पब्लिक ऑफिसर कौन है विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 217 सीपीसी में जो डिफाइन किया गया है, कौन का नहीं है, मतलब पब्लिक ऑफिसर कौन नहीं है इसके अंदर? तो इसमें बताइए, ए जज, या बी अ पर्सन इन सर्विस अंडर द पे ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो काम कर रहा है वो, या अ सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत, या नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन नहीं है, मतलब कौन पब्लिक ऑफिसर नहीं है? तो इसका आंसर है सी, सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत जो होता है वो पब्लिक ऑफिसर नहीं होता, क्योंकि जज हो गए या कोई भी गवर्नमेंट के पे लेने वाला कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, वो पब्लिक ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर कहलाते हैं, इसको पब्लिक ऑफिसर बोला जाता है इन दोनों को। तो सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत का वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट इज। ज्यूरिसडिक्शन का बेसिस क्या है? जो इंडियन कोर्ट जो ज्यूरिसडिक्शन देती है उनका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे देती हैं? ए है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन पे, बी है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पे, सी है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन पे, या डी है ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी, इन सब मैटर्स के बेसिस पे
कोर्ट की जुरिस्डिक्शन दी जाती है, क्योंकि हर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में पेक्यूनियरी के हिसाब से अलग कोर्ट्स बने हुए हैं, हर एक के टेरिटोरियल के हिसाब से अलग कोर्ट्स बने हुए हैं, और सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग भी अलग कोर्ट्स बने हुए हैं। जिसका जैसा मैटर होता है वो केस उसी मैटर के अकॉर्डिंग उसी कोर्ट में जाता है, क्योंकि हर कोर्ट की लिमिट अलग है। किसी कोर्ट की 10,000 है, किसी की 1,000 है, किसी की 5 लाख है, किसी की 1 करोड़ है। तो इस हिसाब से पेक्यूनियरी का मतलब मॉनेटरी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन जो होती है उसकी भी अमाउंट पेमेंट्स के अकॉर्डिंग, भाई आपके को कितना नुकसान हुआ है उतनी भरपाई उस कोर्ट के लिए में जाएंगे आप, जिसमें आपका पैसे की भरपाई जो कोर्ट कर सके। मीन्स अगर आपको 5 लाख का नुकसान हुआ है तो आप 1,000 या 10,000 वाले कोर्ट में नहीं जाओगे, जिसमें कि सिर्फ जुरिस्डिक्शन, जिसमें कोर्ट की जज की पावर सिर्फ 10,000 तक का आपको कंपेंसेशन दिलवाने की है, वहां नहीं जाओगे। आप 5 लाख तक की या उससे ऊपर, 5 या उससे ऊपर तक के कोर्ट में जाओगे, जहां पे जज की पावर है कि वो आपको 5 या उससे ऊपर तक का कंपेंसेशन आपको दिलवा सके। इसको कहते हैं पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब भाई आपकी टेरिटरी के अंडर जो कोर्ट आते हैं, आप अपनी कोर्ट उसी में जाओगे, ठीक है ना, उसी में केस फाइल करोगे। जो आपकी एरिया जहां आप रहते हो, आपको जहां पे नुकसान हुआ है उसी के रिलेटेड कोर्ट में जाओगे। फिर सब्जेक्ट मैटर भी होता है कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, कोर्ट आपका केस का सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से भी कोर्ट्स डिवाइडेड हो रखे हैं। तो आप इन सब बेसिस के ऊपर जो है कोर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जुरिस्डिक्शन का किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में क्या कहा गया है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज जो है अंडर सेक्शन 3 सीपीसी में जो है वो सबऑर्डिनेट किसका होता है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज। स्मॉल कोज कोर्ट जो होते हैं मतलब छोटे छोटे केसेस के लिए कोर्ट बनाए जाते हैं, तो वो किसके अंडर काम करते हैं, सबऑर्डिनेट किसके होते हैं वो, ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, बी हाई कोर्ट के, सी दोनों के, ए और बी के, और डी किसी के भी नहीं। तो इसका आंसर है सी, दोनों के होते हैं। जो स्मॉल कोर्ट कोर्ट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट होते हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट हैज बीन डेल्ट विद इन। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो अभी मैंने बताया पैसे से रिलेटेड जो जुरिस्डिक्शन कोर्ट की होती है वो क्या किस में डेल्ट की गई है, कौन से सेक्शन में बताया गया इसके बारे में, डी के अंदर, सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है, पूछा गया है कि कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। मतलब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है सारे सिविल नेचर के सूट्स को देखने की है, ठीक है। तो द कॉग्निजेंस ऑफ विच इज ईदर एक्सप्रेसली, कॉग्निजेंस जो लेते हैं, संज्ञान लेते हैं, वो इधर या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, बोल के या लिख के बार किया जाता है, बाय वर्च्यू ऑफ। क्यों बार किया जाता है, बार मतलब रोक दिया जाता है, इस पर रोक लगा दी जाती है। किस लिए लगा दी जाती है इन पे रोक, ठीक है, किस लिए लगा दी जाती है इन पे रोक, तो वो किस में लिखा है, सेक्शन 8 में, 9 में, 10 में या 11 में। ये सेक्शन 9 पे लिखा गया है इसके बारे में, सिविल नेचर के एक्सेप्टिंग सूट्स। एक्सेप्टिंग मतलब सूट जो सिविल नेचर के कर रहे हैं उसमें कॉग्निजेंस के लिए एक्सप्रेसली एम्प्लाइडली बार्ड की किस सेक्शन के अकॉर्डिंग किया गया है, सेक्शन 9। दैट क्वेश्चन नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ सिविल नेचर। कौन से इनमें से फॉलोइंग जो है वो राइट ऑफ सिविल नेचर के हैं, ठीक है। सिविल नेचर के राइट कौन से हैं, राइट टू वर्शिप इन अ टेम्पल, मंदिर के अंदर पूजा करने का, राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स इन अ टेम्पल, मतलब अपना शेयर आप ऑफर कर रहे हो, अपने पैसे जैसे दान कर रहे हो मंदिर में, या राइट टू टेक आउट प्रोसेशन, मतलब आप पूजा कर रहे हो, प्रोसेशन कुछ भी कर सकते हो आप मंदिर में पूजा पाठ से रिलेटेड, नॉट एन इलीगल वर्क, ठीक है, लीगली जो भी मंदिर में पूजा पाठ होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे आपके सिविल नेचर के अंदर आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है जी, देखिए ध्यान से सुनते रहिए, आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ सिविल नेचर। अब इनमें से कौन सा जो है राइट सिविल नेचर का नहीं है। अभी मंदिर के आपको मैंने बताए थे वो सारे सिविल नेचर के राइट्स थे मंदिर के अंदर के का। अब बताइए कि इनमें से कौन सा नहीं है। ए कास्ट एंड रिलीजन, बी राइट टू सर्विस विच आर ऑनरेरी एंड ग्रेशियस, बी सी ब्रिज जजमैन मैम राइट्स होते हैं, और डी बोथ ए एंड बी। कौन सा आएगा इसमें, डी, ए एंड बी। जो कास्ट एंड रिलीजन से रिलेटेड है, या राइट टू सर्विस विच आर ऑनरेरी एंड ग्रेशियस। ऑनरेरी मतलब उच्च पद के, या ऑनरेबल जो होते हैं ना,
ऑनरेरी जिसमें अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, तो वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट की है, तो वो राइट ऑफ सिविल नेचर नहीं माना जाता कास्ट और रिलीजन और इन सर्विसेज को लेके, ठीक है ना, बाकी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं 26 पे, जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड कैन बी बार्ड, जुरिसडिक्शन सिविल कोड की बार्ड कैसे की जा सकती है बताइए। एक्सप्रेसली, बी इम्प्लाइडली, सी इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, डी नीदर एक्सप्रेसली और नॉर इम्प्लाइडली। इसका आंसर आपको एक पिछले क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, अभी सिविल कोड की बार्ड के बारे में मैंने बताया था, उसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, उसका आंसर ये है। उसमें बोला गया था या इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कोर्ट जो है अपनी जुरिसडिक्शन को बार्ड कर सकता है, कॉग्निजेंस का रिलेटेड मैंने अभी क्वेश्चन पीछे आपको बताया है अभी, ठीक है ना। तो ये आंसर है सी, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार कर सकते हैं, लिख के या बोल के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, प्रिंसिपल्स ऑफ रेस सब्जुडाइज इज कंटेन्ड इन, रेस सब्जुडाइज के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसमें रेस सब्जुडाइज से रिलेटेड मैंने आपको पीछे भी रेस सब्जुडिकाटा के बारे में बताया था। रेस सब्जुडिकाटा और सब्जुडाइज ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, तो याद जरूर रखिएगा, इसके बारे में वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो जो रेस सब्जुडाइज है वो सेक्शन नंबर 10 के अंदर सीपीसी में डिफाइन किया गया है, 11 के अंदर रेस सब्जुडिकाटा डिफाइन किया गया है। ध्यान रखिएगा 10 और 11 में कंफ्यूज मत होइएगा, पहले सब्जुडाइज है फिर सब्जुडिकाटा है, दोनों का मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। मीन्स एक पे होता है स्टे लगाना, दूसरे में होता है बार, कि भाई आपने एक सूट फाइल कर रखा है कोर्ट में, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, तो आप अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके दूसरे कोर्ट के अंदर आप केस लेके चले जाएंगे, मतलब अभी इधर डिसीजन नहीं आया तो मैं दूसरे कोर्ट में भी केस फाइल कर देता हूँ, तो ऐसा पार्टीज नहीं कर सकती, तो उसको रेस सब्जुडिकाटा बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है रेस सब्जुडाइज कि भाई केस चल रहा है उस पर आप स्टे लगा देगा कोर्ट पहले, ठीक है। तो ये सेक्शन 10 में रेस सब्जुडाइज डिफाइन किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 28। इसमें एक केस के बारे में पूछा गया है कि भाई धुला भाई एक्सेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अनदर का केस था, ये AIR 1969 का। सुप्रीम कोर्ट 78 लेज डाउन सर्टेन, इसमें प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने लेज डाउन किए थे, जो कि क्या थे, रिगार्डिंग द एक्सक्लूजन के बारे में थे कि भाई ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट की कौन सी एक्सक्लूड कर दी जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल लेड डाउन, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो कोर्ट ने नहीं दिया था, आपने ये बताना है इन तीन में से। ए है जहां पे वेयर अ स्टैट्यूट गिव्स अ नलिटी टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल, द सिविल कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन मस्ट बी हेल्ड टू बी एक्सक्लूडेड इफ देयर इज एडिक्वेट रेमेडी टू डू व्हाट द सिविल कोर्ट वुड नॉर्मली डू इन अ सूट, ठीक है। भाई कहाँ पे कोर्ट जो है नलिटी का ऑर्डर दे देता है ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल्स के लिए, और जो सिविल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होती है वो की जाएगी, एक्सक्लूड कर दी जाएगी अगर वहां पे एडिक्वेट रेमेडी दी गई है सिविल कोर्ट की नॉर्मली इन सूट के अंदर, तो वो एक्सक्लूड कर देंगे सिविल कोर्ट्स जो है जो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, ठीक है ना, नलिटी का ऑर्डर दे सकते हैं कोर्ट। ये है। या बी वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस बार, जहां पे ऑलरेडी एक्सप्रेस बार लगी हुई है ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट की कि भाई आप नहीं कर सकते, और एग्जामिनेशन ऑफ द स्कीम कर, जो कोर्ट है वो एग्जामिनेशन करेगा पर्टिकुलर एक्ट की स्कीम की, देखेगा उसको कि देखने के लिए कि भाई एडिक्वेसी और सफिशियंसी है रेमेडीज की, मतलब रेमेडीज उसमें अवेलेबल हैं और हो सकती है कि नहीं, प्रोवाइड की जा सकती हैं, मे बी रेलिवेंट है कि नहीं, बट इज नॉट डिसीजिव नहीं है टू सस्टेन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, ठीक है। तो वो इसमें भी देखते हैं कि यहाँ पे बार लगी हुई है, या फिर जो कोर्ट है वो स्कीम का एग्जामिनेशन करता है कि एक्ट के अंदर क्या स्कीम दी गई है, उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट रेमेडीज दी गई है कि नहीं गई है इससे मिलती जुलती, और डिसीजन देने के लिए तो सस्टेन द ज्यूरिसडिक्शन, मतलब ज्यूरिसडिक्शन को सस्टेन कर लिया जाए, ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, ठीक है ना। तो कोर्ट ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स बनाता है कई कोर्ट केसेस के अंदर, ठीक है। सी है क्वेश्चन एज टू द करेक्टनेस ऑफ द असेसमेंट, भाई करेक्टनेस देखने के लिए असेसमेंट जो है अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आर डिसीजन ऑफ द अथॉरिटीज एंड द सिविल सूट लाइज इवन इफ द ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटीज आर डिक्लेयर टू बी फाइनल, मतलब अगर अथॉरिटीज के ऑर्डर जो है डिक्लेयर कर दिए गए हैं फाइनल, तो उसके अंदर वो देखते हैं इसमें कुछ करेक्टनेस
ठीक कर किया जा सकता है, असेसमेंट की जा सकती है अपार्ट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी से अलग हट के किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इसके अंदर अथॉरिटीज देखते हैं कि सिविल सूट के अंदर आता है अगर वो, तो दो ऑर्डर जो अथॉरिटीज के हैं वो डिक्लेयर्ड फाइनल हो सकते हैं कि उसके अंदर जो हो चुके हैं उसको हम कुछ और चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये प्रिंसिपल्स और नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर सी है कि ये प्रिंसिपल ले डाउन नहीं किया गया था, बाकी ए और बी किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी सूट इज लायबल टू बी, 10 सीपीसी के अंदर क्या था, रेस सब्जुडाइज था, उसके अंदर आंसर में क्या आएगा, ए स्टेड, बी डिसमिस्ड, सी रिजेक्टेड, या डी इधर ए और बी और सी, इनमें से क्या आएगा, स्टे। मैंने बताया था ना रेस सब्जुडाइज के केस में जो है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग केस सूट पे स्टे लगा दिया जाता है और रेस सब्जुडिकाटा के अंदर नहीं लिया जाता, कोर्ट लेता ही नहीं है केस को फ्रेश, जब तक कोर्ट में दूसरे कोर्ट में केस चल रहा है तो आप नए कोर्ट के अंदर दोबारा से सेम सूट को फाइल नहीं कर सकते हो, सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके। ठीक है ना, तो इसलिए रेस्ट सब्जुडाइज के अंदर स्टे लगा दिया जाता है और उसके अंदर डिसमिस कर दिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं हम आपका केस लेंगे ही नहीं जब तक आपका केस दूसरे कोर्ट में चल रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट सब्जुडाइज, मतलब इसी के केस के लिए एप्लीकेशन के लिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसेंशियल, क्या एसेंशियल होना चाहिए। इसमें ये कहा गया है, ऑप्शंस हैं, ए सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, बी द सूट टू सूट्स मस्ट बी पेंडिंग डिस्पोजल इन अ कोर्ट, सी द मैटर्स इन अ सूट इन द टू सूट्स मैटर इन इशू इन द टू सूट्स मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली द सेम, सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला गया है, डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें स्टे लगा दिया जाता है, इसलिए सारी की सारी बातें इसमें मानी जाएंगी सब्जुडिसाइज के अंदर कि भाई सेम पार्टीज होनी चाहिए, दो सूट जो है पेंडिंग होने चाहिए, अगर दो कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है तो उस पर कोर्ट जो है स्टे लगा देगा, और मैटर जो है इशू के अंदर टू सूट्स मस्ट बी डायरेक्टली या सब्सटेंशियली सेम होने चाहिए मैटर, तो कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। तो यही एक फर्क है रेस्ट सब्जुडाइज और रेस्ट सब्जुडिकाटा में, कि इसके अंदर अगर ऐसा हो जाता है तो कोर्ट जो है स्टे लगा देगा, उसके अंदर स्टे नहीं लगाएगा, डिसमिस ही करेगा, सीधा केस लेगा ही नहीं उसके अंदर रेस्ट सब्जुडिकाटा के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है डी, सारी की सारी बातें एसेंशियल है रेस्ट सब्जुडाइज के केस के लिए। तो ठीक है, आपको आज का पसंद आया हो अगर आपको मेरा वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक माई नोट्स। अगर आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं तो धन्यवाद, आप लाइक जरूर कीजिएगा। और ये जो MCQs मुझे प्रोवाइड किए हैं हमारी इकरा, हमारी लॉ कॉलेज की फ्रेंड है, उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, उन्होंने बनाए थे, एंड एडिटेड एंड PPT जो बनाई है ये मैंने बनाई है, वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। आपको इसके बारे में कोई कमेंट करने हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लॉ नोट्स अकेडमी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।